नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सारा सिस्टम मिला हुआ था और इस मिले हुए सिस्टम में हर कोई अपने व्यापारिक धंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब अपनी कुर्सी पर बात आती है तो सारे धंधे छोड़ने को आदमी मजबूर हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं आज उत्तराखंड के दो बड़े नेताओं के सुपुत्रों की। एक प्रेमचंद अग्रवाल जिनकी कुर्सी जा चुकी है और दूसरे हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। इन दोनों के बेटे आपस में व्यापारिक साझेदार थे। इस तरीके का हड़कंप ना सिर्फ देहरादून में बल्कि पूरे प्रदेश भर में मचा हुआ है और यह जानकारी उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली तक भी पहुंची कि दो बड़े नेताओं के पुत्रों की आपस में साझेदारी थी और इन्होंने नियम विरुद्ध काम किया है। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे और महेंद्र प्रसाद भट्ट के सुपुत्र ने अपने अपने साझेदारी को समाप्त करने की घोषणा बकायदा सोशल मीडिया पर कर दी है और साफ साफ लिख भी दिया है कि अब हमारे परिवार पर अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पर यह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पीयूष अग्रवाल हैं और जो अभिषेक भट्ट हैं वो अपनी अपनी टिप्पणियां लिख रहे हैं। आपको बताइए होगा कि 25 पैसे में महेंद्र प्रसाद भट्ट के बेटे ने पीयूष अग्रवाल को यानी प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे को जमीन बेची थी और बकायदा इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे छपने लगे थे, चलने लगे थे। मामला गतिरोध तब ज्यादा बढ़ गया जब दिल्ली तक यह सारा का सारा चिट्ठा पहुंच गया और प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ गया। उससे पहले किसी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, लेकिन अब सबको फर्क पड़ने लगा है। इसीलिए महेंद्र प्रसाद भट्ट के बेटे ने भी अब स्पष्ट रूप से अपनी बात सोशल मीडिया में लिखी है कि उन्होंने कुछ जमीन बेच दी थी। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो उस जमीन पर हुआ है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और पीयूष अग्रवाल प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे लिखते हैं कि हमारा अब कोई भी व्यापारिक संपर्क संबंध नहीं है, यानी वो जमीन जिसकी थी उसी की हो जाएगी और जो भी मामला चल रहा था हमारा अब कोई इसमें विवाद नहीं है क्योंकि हमने साझेदारी खत्म कर दी। लेकिन इससे बात बनती नहीं है, इससे बात खत्म नहीं होती है कि आपकी साझेदारी खत्म हो गई। अब जिम्मेदारी किसी न किसी की तो होगी ही। अगर फॉरेस्ट की जमीन थी, आपने बिना मंजूरी के पेड़ काट दिए, बिना मंजूरी के आपने सड़क बना दी, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो जवाबदेही किसी ना किसी की तो होगी ही। ये तो है ताजा प्रकरण। अब बात देहरादून उत्तराखंड से बाहर की करते हैं। दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। प्रेमचंद अग्रवाल के बाद महेंद्र प्रसाद भट्ट के बारे में भी जो कहानियां हैं वो दिल्ली तक पहुंची हैं और जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन है उनके बारे में भी चर्चा है कि उनकी किस्से कहानियां भी दिल्ली तक पहुंचे और बाकायदा बीएल संतोष के साथ कुछ डिस्कशन हुआ है। भले ही पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटकर आ गए हों और दिल्ली से लौट कर आने के बाद उन्होंने कहा हो कि इस बार मंत्रिमंडल पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बार शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने। इस बार नहीं हुई मतलब इससे पहली बार हुई थी जब वो दिल्ली गए थे। और एक तरफ अपने मुख्यमंत्री धामी कहते हैं कि इस बार कोई चर्चा नहीं हुई और उसी समय लगभग लगभग जो प्रदेश में महामंत्री हैं आदित्य कोठारी वो कहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ चर्चा हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, विस्तार होगा, फेरबदल होगा, कुछ भी नाम आप इसको कह लीजिए। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। सर एक आखिरी सवाल, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं। हकीकत यह है कि मालूम किसी को नहीं है कि किसका नाम लिस्ट में आएगा और किस किस का पत्ता कटेगा। कुछ आकलन, कुछ चर्चाएं दिल्ली से इस तरीके की भी हुई हैं कि हो सकता है पूरे प्रदेश भर का जो मंत्रिमंडल है, उत्तराखंड का मंत्रिमंडल है, वो साफ हो जाए, सारे नए मंत्रियों को नए सिरे से शामिल करा लिया जाए और इस तरीके का एग्जाम्पल पहले भी बीजेपी ने सेट किया है। इस बार क्या करेंगे किसी को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है जो बताई जानी बहुत जरूरी है।
खबर यह भी आई थी कि कुछ दिन पहले, मतलब ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 3-4 दिन पहले जितने भी मंत्री हैं उत्तराखंड के, उन सबके फीडबैक लिए गए थे। जो शीर्ष नेतृत्व जिसे बीजेपी कहती है, उन्होंने सारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर एक आकलन करने की कोशिश की थी और अलग अलग स्तर से फीडबैक इकट्ठे किए गए थे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी फीडबैक लिया गया हो, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और महामंत्री संगठन है उनसे भी फीडबैक लिया गया हो। अब यहां पर एक बात और आती है, बात यह आती है कि जो दिल्ली का नेतृत्व है वो क्यों नाराज हो गया है। यह बात सिर्फ एक मंत्री से नाराज होने की नहीं है या एक प्रदेश अध्यक्ष के कारनामों से नाराज होने की नहीं है। नाराजगी इस बात से भी है कि जो प्रदेश का संगठन था और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी महामंत्री संगठन की, कि वो सारी जानकारियां दुरुस्त करके स्पष्ट शब्दों में दिल्ली तक पहुंचाते। लेकिन खबर कुछ इस तरीके से है कि संगठन ने वो जानकारियां सीधी सरल सपाट भाषा में केंद्र को या शीर्ष नेतृत्व को उपलब्ध नहीं कराई, और यही एक बड़ी वजह केंद्र के या शीर्ष नेतृत्व के नाराज होने की भी है। बात यह आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। कुछ इशारा इस तरीके से भी मिला है कि पहले संगठन में बदलाव होगा। अब महेंद्र प्रसाद भट्ट वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो रेस में है कि उन्हें दूसरा टर्म मिले और वो दूसरे टर्म के लिए पूरी जुगलबंदी में जुटे हुए हैं। लगातार बैठकों में शामिल हो रहे हैं, अपने संपर्क जहां जहां पर भी उनके हैं उन्हें वो दुरुस्त करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका विरोधी गुट जो संगठन में है वो उनका खेल खराब कर रहा है। जाहिर सी बात है, जो लोग रेस में होते हैं वो विरोधी गुट समझ लिया जाए, वो महेंद्र प्रसाद भट्ट का खेल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब किसी का खेल खराब होता है तो किसी का खेल बनता है, लेकिन खेल यहां पर किसी का भी ऐसा नहीं बन रहा है कि उसके पक्ष में सारी की सारी चीजें आ जाएं। अब अगर सारे मंत्रियों का फीडबैक दिया गया है तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई अगर सारे मंत्रियों का फीडबैक गया है तो मुख्यमंत्री का फीडबैक भी गया होगा। जाहिर सी बात है, गया ही होगा। लेकिन दिल्ली में जो चर्चाएं हैं, जो विधायक भागदौड़ कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भागदौड़ का असर होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन हलचल दिल्ली में मची हुई है। अब यहां पर एक बात यह भी आती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी क्या सुरक्षित है या वो खतरे में है। कुछ लोगों ने माना कि अगर पूरा मंत्रिमंडल बदला जाएगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में नहीं हो सकती। एक आकलन मेरा भी है, बीजेपी के अगर पिछले 1-1.5 महीने के आप सिस्टम को देखें जो दिल्ली में है, उसमें वो बार बार समान नागरिक संहिता का उदाहरण देते हुए नजर आए हैं। चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हैं, हर बड़े मंच पर संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। और पुष्कर सिंह धामी के बनाए हुए समान नागरिक संहिता कानून का उदाहरण देकर दूसरे प्रदेशों में भी इस तरीके की बातें शुरू हो गई है कि यहां पर भी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना है। अब एक आकलन बहुत वरिष्ठ जनों का यह भी है कि अगर ऐसी परिस्थिति में जब सारा उदाहरण यूसीसी का पूरे देश भर में दिया जा रहा है, जो बीजेपी का लंबे समय से एक बड़ा एजेंडा रहा है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बदलते हैं तो सबके निशाने पर वो आ जाएंगे। जो पार्टी में उनका विरोधी धड़ा है उसके भी निशाने पर आएंगे और जो विपक्ष है घोषित उसके निशाने पर भी आएंगे कि भाई जिस मुख्यमंत्री की आप सबसे ज्यादा वकालत करते थे, तारीफ करते थे, जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करवा दिया अपने प्रदेश में, आपने उसी को हटा दिया। तो क्या समान नागरिक संहिता कानून ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ या ऐसे कोई बातें हैं जिससे मुख्यमंत्री की छवि कुछ खराब हो रही थी इसलिए उसको बदला गया है? तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो धामी साहब के पक्ष में जा सकते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो धामी को बदलने पर फिलहाल विचार नहीं करेगा किसी भी सूरत में, क्योंकि उन्होंने ताजा ताजा एक बड़ा बीजेपी और संघ के एजेंडे को इंप्लीमेंट कर दिया है। और अगर उन्हें हटाया जाएगा तो गलत संदेश पूरे देश भर में चला जाएगा। क्योंकि जब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी को लागू की गई थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो ना सिर्फ राष्ट्रीय चैनलों की, राष्ट्रीय अखबारों की हेडलाइन थी, बल्कि दुनिया भर के कई बड़े मीडिया संस्थानों की बड़ी खबर थी और उस पर अच्छा खासा डिबेट पूरी दुनिया भर में होता हुआ नजर आ रहा था।
तो मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, यह तय है। कब होगा इसका अंदाजा इस बात से लग रहा है कि पहले नया संगठन तैयार होगा। और एक बात और बताऊं आपको, कुछ दायित्वों की सूची भी तैयार है और उन दायित्वों में कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा संगठन के। उन लोगों को जिन्हें नगर निगम चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला होगा, जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला होगा और जिन्हें पार्टी समझती होगी कि इन्हें भविष्य की लीडरशिप के रूप में तैयार करके रखना है। तो थोड़ा इंतजार सबको करना पड़ेगा। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल खूब मची हुई है। किसकी कुर्सी जाएगी और किसकी कुर्सी बचेगी पता किसी को नहीं है, सिर्फ आकलन कर रहे हैं सारे लोग और हम भी जो चर्चाएं आम हो रही हैं उसी के आधार पर अपना आकलन आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके पास भी अगर कोई जानकारी हो तो उसे भी हमारे साथ साझा करने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। नमस्कार।